हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों आज पढ़ेंगे हम क्लास 6 चैप्टर 8 द वाइटल विलेज थ्राइविंग टाउन्स। तो दोस्तों देखते हैं हम आयरन का यूज कब से शुरू हुआ। द यूज ऑफ आयरन बिगन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। तो दोस्तों जो आयरन का यूज 3000 साल पहले से शुरू हुआ, जबकि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे जैसे पहले हालों का यूज हुआ जो लकड़ियों से बना हुआ होता था, लेकिन उससे उपज में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। जो हार्ड सोइल थे उसको जोतने के लिए मुश्किल होता था। फिर लोगों ने आयरन का लोहे का हल बनाया। इससे आसानी से वो जोताई कर लेते थे और उपज में खेत प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होने लगी। तो ये हमने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा। और ये कब से शुरू हुआ यूज करना आयरन का? 3000 साल पहले। Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic burials, about which we have read in previous chapter. तो जो आयरन का जो औजार जो मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाले हैं या खोज किया है, वो मेगालिथिक ब्यूरियल साइट में ज्यादा से मिला है, जो कि हमने पढ़ा था जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता था। उसके साथ कोई कोई सामान्य जैसे वेपन्स, जो कुछ औजारे था, ये सब उनके कब्रों में डाला जाता था। तो ये वहां से मिला है। और ये कब? 3000 साल के इर्द गिर्द के पास में ये सब चीज मिले हैं। Around 25 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools like axe for clearing forest, iron plowshare for agriculture works. जैसे कि दोस्तों हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि जो खेती में बड़े बड़े बदलाव हुए वो दो हुए थे, जैसे कि लोहे का जो हल बना वो, जिससे खेती में प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई। और एक जो धान का जो बीज था उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते थे। जैसे एक से दूसरे जगह पहले एक जगह बुआई होती थी, फिर उसके बाद जब उसके बीज बड़े हो जाते थे, जब दूसरे खेतों में बुआई के लिए तैयार हो जाते थे, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करके धान की बुआई होती थी। तो ये बड़े बड़े चेंजेस हुए थे ड्यूरिंग 25 ईयर्स अगो। और उसी दौरान जैसे कुल्हाड़ी, जिसे ये पेड़ वगैरह काटते होंगे, तो ये सब भी उसी टाइम मिला था। अब जानते हैं दोस्तों तमिल रीजन के बारे में। इन द तमिल रीजन लार्जेस्ट लैंड ओनर वेर नोन एज वेलादार। जो तमिलनाडु जो स्टेट है, वहाँ पे जो बड़े बड़े दोस्तों जो जमींदार है उनको वेलालार के नाम से जाने जाते हैं। Ordinary plowmen were known as Uzavar and landless labor including slaves were known as Kadesiar and Adimai. जो मामूली जो हल चलाने वाले जो लोग हैं उनको क्या जाने जाते हैं? उजावर। एंड जिनके पास जो लेबर क्लास के हैं, जिनके पास जमीनें कम हैं, उनको जो स्लेव है उनको क्या जाना, जिनके पास भूमिहीन है, जिनके पास जमीनें नहीं है, उनको क्या बोला जाता है? कडेसियार एंड अदिमाई। अब देखते हैं नॉर्थन पार्ट में दोस्तों। नॉर्थन पार्ट में क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोजक एंड ग्राम भोजक वाज ऑफ्टन लार्जेस्ट लैंड ओनर। जो नॉर्थन पार्ट जो एरिया है वहाँ पे जो गांव के जो सबसे हेडमैन है उनको क्या क्या नाम से जाने जाते हैं? ग्राम भोजक। और ये ग्राम भोजक कौन होते हैं? जो गांव में सबसे बड़े सदस्य या जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, जो लार्जेस्ट लैंड ओनर थे, उनको ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपस्थी, मोस्ट ऑफ whom were स्मॉल लैंड ओनर। और उसी में जो ग्राम भोजक के जो छोटे किसान थे उनको गृहपस्थी के नाम से जाने जाते हैं। जिनके पास छोटे जमीन के टुकड़े होते थे, जिनके पास जमीनें नहीं हुआ करती थी, उनको गृहपस्थी के नाम से जाने जाते हैं। अब दोस्तों जानते हैं संगम लिटरेचर के बारे में। So Sangam literature were composed around 23 years ago. These texts were called Sangam because
They were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangam. संगम लिटरेचर ये कब दोस्तों कंपोज हुआ है? अराउंड 2300 ईयर्स अगो। और जो उनके टेक्स्ट है उनको क्या बोला जाता है? संगम। बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज कंपाइज, जिसमें बहुत सारे जो कविता रचक हैं, जो कविता रचते हैं, उनको मिलके ये जो लिटरेचर है, जो जो कविताएं लिखते हैं, उनको मिलके ये संगम लिटरेचर बना है। The imports into Berigaza were wine, copper, tea, lead, coral, topaz, cloth, gold and silver coins. तो बेरीगाजा उस जमाने में जो शहर हुआ करता था, जो अरब का शहर हुआ करता था, वहां से क्या क्या इंपोर्ट होता था दोस्तों? कॉपर, तांबा, टीन, लीड, टोपाज, कपड़े, सोना, चांदी और क्वाइंस, ये सब वहां से इंपोर्ट हुआ करता था। और एक्सपोर्ट में क्या क्या होता था ये भी देखते हैं। एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयस, आइवरी गेट, कॉर्नेलियन कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स। तो क्या क्या एक्सपोर्ट होता था? प्लांट्स होता था, जो हिमालय में जो औषधि के लायक होते हैं प्लांट्स, वो सब, और उसके बाद कॉटन, सिल्क, परफ्यूम, ये सब एक्सपोर्ट होता था दोस्तों। Special gifts were brought by merchant for the king. These included vessel of silver, singing bowls, beautiful women, fine wines and fine clothes. तो स्पेशल गिफ्ट, ओकेजनल गिफ्ट, ये सब जो मर्चेंट थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, वो किसके लिए लेके आते थे? राजाओं के लिए। और इसमें क्या क्या वो लेके आते थे? जैसे बड़े बड़े बर्तने होते थे, सिंगिंग बॉल होता था, तो खूबसूरत महिलाएं थी, उनको लाके उनको एज ए गिफ्ट देते थे। शराबें होती थी और अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े होते थे, जो राजा को ये लोग गिफ्ट के तौर पे देते थे। अब दोस्तों जानते हैं पंच मार्क कॉइन के बारे में। The coins were not inscribed but were stamped with symbol using dies or punch. Hence they are called punch mark coins. The earliest coin 500 years ago. तो पंच मार्क दोस्तों, जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा पंच मार्क के कॉइन के बारे में। पंच मार्क क्या होता था? उस पे लिखा नहीं जाता था दोस्तों, इंस्क्राइब नहीं होता था, लेकिन इस पे क्या होता था? स्टैंप होता था, जो प्रेस करके स्टैंप, कोई सिंबल होता था, डाइज जो उनका सिंबल होता था, वो पंच करके सिक्कों पे और ऐसे गढ़ के वो बनाते थे, तो इसी को पंच मार्क बोला जाता। और सबसे इनका अर्लीस्ट कॉइन्स कौन सा, कब शुरू हुआ? 500 साल पहले। अब दोस्तों जानते हैं मथुरा के बारे में। मथुरा वैसे भी फेमस है रिलीजियस, कल्चरल्स और ट्रेडिंग के हिसाब से। तो मथुरा हैज बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 years old. It was important because it was located at the crossroad of two major routes of travels and trade from the northwest to the east and from north to south. तो मथुरा इसलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट था उस टाइम 2500 साल पहले, क्योंकि ये चारों दिशाओं से बीच में पड़ता था। जैसे ईस्ट टू ईस्ट से लेके नॉर्थ, ईस्ट से लेके वेस्ट और नॉर्थ से लेके साउथ, जो बीच में पड़ता था। तो इसमें व्यापारी लोग क्रॉस करके मथुरा को ही जाते थे। अराउंड 2000 years ago, मथुरा became the second capital of the कुषाण। लगभग 2000 साल पहले जो मथुरा था दोस्तों, ये सेकेंड कैपिटल हुआ इनके दौरान, कुषाणा के, जो कुषाणा शासक थे, उनके दौरान ये सेकेंड कैपिटल हुआ था। मथुरा वाज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर। मथुरा एक धार्मिक सेंटर भी है, केंद्र है, एक धार्मिक केंद्र भी है। इट वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्ण। और ये महत्वपूर्ण है, किसके पूजा पाठ ज्यादा होते हैं? कृष्ण भगवान। अब दोस्तों जानते हैं हम NBPW के बाद, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये क्या था दोस्तों? इज ए हार्ड व्हील मेड मेटालिक लुकिंग वेयर विथ शाइनी ब्लैक सरफेस। ये ऐसे जो हार्ड सरफेस थे उस पर डिजाइनिंग होता था, और जो बहुत ही शाइनिंग सरफेस पे इनका डिजाइनिंग होता था दोस्तों।
इन वाराणसी देयर इज मैनी मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ। जैसे कि वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोग कपड़े के मैन्युफैक्चर थे उस जमाने में। वाराणसी इन द नॉर्थ फेमस सेंटर एंड मदुराई इन द साउथ, बोथ मैन एंड वुमन वर्क इन दिस सेंटर। वाराणसी जो नॉर्थ नॉर्थ साइड में पड़ेगा दोस्तों, ये फेमस था उस जमाने में और सेंटर था। और मदुराई जो साउथ में था, ये भी बहुत फेमस था उस जमाने में। यहाँ पे मर्द और औरतें क्या करते थे, काम काम करते थे। Many craft person and merchants now form association known as SERN। जो क्राफ्ट पर्सन थे और जो व्यापारी थे इसके, वो क्या एक एसोसिएशन बनाए, जो किस नाम से जाने जाते थे, श्रेणीज के नाम से। तो चलिए दोस्तों मथुरा के बारे में जान लेते हैं मैप के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चारों साइड से फेमस था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये दोस्तों साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो इसमें क्या था दोस्तों, और ये हो गया आपका मथुरा। तो मथुरा में लोग जो नॉर्थ से आते थे वो उनको भी क्रॉस करना पड़ता था, और जो साउथ से जाते थे उनको भी क्रॉस करना पड़ता था, और जो नॉर्थ वेस्ट से आते थे उनको भी क्रॉस करना पड़ता था। और जो फिर ईस्ट से जाते थे दोस्तों, उनको भी क्रॉस करना पड़ता था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट सिटी बन गया था। जो साउथ से आते थे, जैसे मैं एंगल देके दिखाता हूँ, जैसे ये था दोस्तों, इधर से नॉर्थ से, ये साउथ से, और फिर नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट। ये चारों एंगल से मथुरा फेमस हुआ करता था। इसलिए व्यापारी के हिसाब से और रिलीजियस सेंटर के हिसाब से जो यहाँ पे लोग रुकते थे, और ये उस जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुशाना का यहाँ तक के सेकंड कैपिटल भी मथुरा हुआ था। तो ये था दोस्तों मथुरा के बारे में। चलिए अब देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। Rules for spinning and weaving. Widow young women who are differently able, nuns, mothers of courtesan, retired women, servant of the king, women who have retired from service in temples may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax। तो दोस्तों जो ये हस्तकला बुनाई का जो काम था, उनके लिए नियम कानून शासक बना दिए थे। जैसे जो विधवा औरतें थी, जो विकलांग थे, जो डिफरेंटली एबल थे, जो रिटायर वुमन थी, जो नौकरानी थी, जो नौकर थे, और जो औरतें जो शासकों के काम से रिटायर थे, जो टेम्पल जो मंदिरों में सर्विस इन टेम्पल से में भी जो मंदिरों में काम करते थे, जो बूढ़े हो जाते थे, उनको क्या करना होता था, उनको हेम्प या हस्तकला का कॉटन या कपड़े का बुनाई का काम जो भी होता था वो करना होता था। वो उनके लिए शासक ने नियम बना दिया था, वो उनको करना ही पड़ेगा। And they should be paid according to the quality and quantity of work. Women who are not permitted to leave their homes can send maid servant to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him। तो वो उनको पेमेंट भी होता था, उनको पैसे पेड किए जाते थे उनके काम के हिसाब से, उनके क्वालिटी के हिसाब से। और जो औरतें घर में रहती थी, जिनको परमिशन नहीं था, जिनको अनुमति नहीं था कि वो घर से नहीं निकलती थी, उनके लिए क्या होता था, एक सुपरिटेंडेंट होता था, वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता था और वो फिर फिनिश गुड बना के उनको दे देते थे और फिर वो वापस लेके जाते थे। यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, जो औरतें घर से नहीं निकलती थी उनके लिए सुपरिटेंडेंट रॉ मटेरियल लाके घर पे दे देता था, और फिर वो उस
जो भी हस्तकला का काम था, जो भी बनाने का, बुनाई का काम था, वो फिनिश वर्क करके उनको फिर वापस दे देती थी। तो इस तरह काम चलता था। और जो औरतें काम करने से इनकार कर देता था, तो उनका रूल्स था कि वो उनके यहाँ तक कि उनके थंब, उनके अंगूठे को भी काट देने का आदेश था। नीचे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। इफ अ वुमन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, शी विल हैव टू पे फाइन एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ। जैसे दोस्तों, यदि कोई महिला बताए हुए ये टाइम पे काम नहीं अपना पूरा कर लेती थी, तो उनको फाइन देना पड़ता था या उनके अंगूठे काट दिए जाते थे। बताइए दोस्तों, कितना कड़वा नियम लगाया गया था। Between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands. 2200 और 1900 साल के बीच में अरिकामेदु एक कोस्टल सेटलमेंट था दोस्तों, जहां पे शिप का गुड्स अनलोडेड होता था और वहीं से फिर अनलोड होके एक दूसरे जगह जाता था। चलिए दोस्तों, रोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। रोम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द यूरोप and developed around the same time as the city Ganga Valley. Rome was the capital of one of the largest empire. तो रोम दोस्तों यूरोप का ये सबसे बड़ा पुराना शहर हुआ करता था और ये सेम टाइम में डेवलप हुआ था जब गंगा वैली में लोग बसना शुरू किए थे। लेकिन ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट एम्पायर का एक राजधानी हुआ करता था उस जमाने में। रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल, ही एंड लेटर रूलर बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेस। रोम ऐसा एक डेवलप विकास हो गया था वहां पे दोस्तों कि वहां के बिल्डिंगे क्या चीज से बनी हुई होती थी? ईंट से, मार्बल से। वहां के जो बड़े बड़े शासक थे वो उन्होंने क्या बनाना शुरू, मंदिरें बनाना शुरू कर दिए और बड़े बड़े महल बनाना शुरू कर दिए। तो ये बहुत ही विकास हो चुका था उस शहर का। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लगभग ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, कई दफा पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं, रिंग्स वेल वेर यूज्ड फॉर ड्रेनेज के। जो रिंग्स वेल था वो किस लिए यूज होता था दोस्तों? ड्रेनेज के लिए। जो गार्बेज थे उनके लिए रिंग्स वेल वो लोग इस्तेमाल करते थे। अब पंच मार्क कॉइन्स वेर मेड ऑफ सिल्वर। तो पंच मार्क जो कॉइन्स था वो किससे बनता था? सिल्वर से बनता था दोस्तों। एक शासक थे जिन्होंने सोने का सिक्का गड़वाया था, नहीं तो ये अक्सर चांदी का ही बनता था। मथुरा वाज एन इम्पोर्टेंट फॉर रिलीजियस सेंटर। तो दोस्तों मैंने आपको मैप के थ्रू भी समझा दिया कि मथुरा कितना फेमस था, जैसे व्यापार के हिसाब से या रिलीजियस सेंटर के हिसाब से। वो एक गढ़ बन गया था दोस्तों उस जमाने में, जहां से चारों साइड से लोग आते थे या क्रॉस करते थे एक दूसरे जगह से जाने के लिए, इसलिए वो बहुत ही फेमस था उस टाइम पे। तो मथुरा वाज एन इम्पोर्टेंट फॉर रिलीजियस सेंटर। शेरिंग्स वेर एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जैसे दोस्तों एग्जाम में आपको मैच द फॉलोइंग में भी ये पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल दे देगा, शेरिंग्स वेर एसोसिएटेड ऑफ, किनसे एसोसिएशन है? तो ये क्राफ्ट पर्सन से। तो आपको अगर ये ध्यान में रहेगा तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं और एग्जाम अच्छे से अपना सफल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज चैप्टर 8 यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर के साथ। जब तक के टेक केयर एंड बाय बाय। और सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों, और प्लीज जो कोई चीज ना समझ में आए कमेंट में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।